वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर के बारे में। किसी एरिया की स्ट्रक्चर, इसका अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड एवं माउंटेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित होते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये एरिया है, इस एरिया की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो क्या है अल्टीट्यूड है, क्या है अल्टीट्यूड है, और क्या है लेटीट्यूड है, क्या है लैटीट्यूड है, और जो माउंटेन है ना, उससे क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। जैसे कि ये क्या है माउंटेन है, तो ये माउंटेन का कहाँ पे आ गया, ये अल्टीट्यूड आ गया, ये आ जाएगा स्टीपनेस, लीवार्ड, डेजर्ट। फिर विंड्स जो है हाई फॉल ज्यादा हो रहा है, हाई वेजिटेशन ज्यादा हो रही है, हाई बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको हम क्या कहते हैं फुट हिल्स। ये क्या हिल्स हुई, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया हो जाता है। देखो जैसे कि ये माउंटेन है, माउंटेन का इधर वाला जो एरिया है, जो मतलब डेजर्ट वाला, तो उसको लिवर्ड कहते हैं। फिर दूसरी साइड वाला क्या होता है, क्लाउड ज्यादा होती है, विंड ज्यादा होती है, तो और जो रेनफॉल है वो भी ज्यादा होता है, वेजिटेशन का ज्यादा हो जाती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी ये ज्यादा होती है। जैसे कि ये क्या है अरावली है, अरावली राजस्थान, राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें लिवाड़, इधर एक तरफ है लिवाड़, तो ये हो जाती है लिवाड़ डेजर्ट, जहाँ पे आ जाता है रेनफॉल कम हो जाता है। फिर दूसरी तरफ आ जाती है एमपी, एमपी के अंदर क्या होता है विंड वार्ड, यानी कि रेनफॉल जो है ज्यादा हो रहा है। फिर देखो इडेफिक फैक्टर की अगर बात करें, सोइल के निर्माण की क्रिया जो होती है ना, मतलब सोइल के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, इडेफिक फैक्टर कहते हैं, है ना। जो ऐसे फैक्टर जो किसका निर्माण करते हैं, सोइल का निर्माण करते हैं, उनको इडेफिक फैक्टर कहते हैं। देखो जो स्टडी होती है ना सोइल की, फिर देखें हम इधर फिर किसको फैक्टर किसको बोल रहे हैं, यानी कि सॉइल का निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं पायोजेनेसिस कहते हैं। स्टडी जो है सॉइल की वो क्या आती है पढ़ा, हाँ लॉजिकल आती है। देखो सॉइल के अंदर क्या होता है, हमारे मिनरल्स होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। और वाटर की अगर बात करें तो कितना होता है, 25% होता है। और एयर की अगर बात करें तो वो भी कितना होगा, 25% होगा। और ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो वो कितना होगा, 5%, जिसके अंदर कौन आ जाता है, लिविंग आ जाता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं। फिर देखो ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, जिसके अंदर 5% जो है लिविंग, 5% तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही होती है उसके अंदर। फिर देखें कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सॉइल की जो पीएच होती है ना, कल्टीवेशन के लिए वो कितनी होती है, 5.5 से 6.5 होती है। सॉइल सरफेस की अगर बात करें, वर्टिकल सेक्शन की अगर बात करें हम, है ना, एक होता है वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल के, एक होता है सॉइल हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल लेयर इन सॉइल कॉल्ड सॉइल हॉरिजॉन। जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है ना सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल हॉरिजॉन कहते हैं। जैसे कि ऐसे वाली जो लेयर हो जाती है उसको हम सॉइल हॉरिजॉन बोलते हैं, इसमें ऐसे वाली जो होती है ना वो सॉइल हॉरिजॉन। और देखो सोइल सरफेस में, सोइल सरफेस में ओरिजिन की अगर बात करें, जो ओ हॉरिजॉन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ओ हॉरिजॉन, जिसके अंदर ओवन होता है, ओ, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो A00 और एक होता है O2, जिसके अंदर होता है A0। फिर आ जाता है ए हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन के अंदर क्या करा जाता है, A1 आ जाता है, A2 आ जाता है और A3 आ जाता है ए हॉरिजॉन के अंदर। बी हॉरिजॉन जो है इसके अंदर कौन आ जाता है, B1 आ जाता है, B2 आ जाता है और B3 आ जाता है। कौन कौन आ जाता है, B1 आ जाता है, B2 आ जाता है, B3 आ जाता है। फिर आ जाता है सी हॉरिजॉन, लास्ट में जाता है डी हॉरिजॉन। और हॉरिजॉन अगर बात करें तो इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रेजेंट होता है। लेटर की अगर बात करें तो जिसको हम A0, एड, A0, ए ओ, A00, जिसके अंदर ओवन, जिसे हम ओवन लेयर बोलते हैं। दूसरी हो जाती है डफ, डफ के अंदर क्या जाता है, जीरो आ जाता है, क्या आता है, A0 आ जाता है, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। लिटर बोलते हैं, लिटर अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। लिटर क्या होता है, अनडिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो होता है। डफ की अगर बात करें, पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। डफ जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस की अगर बात करें हम, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस की अगर बात करें तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस क्या होता है, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। फिर देखो वेरी डार्क कलर के होते हैं ये, और कलर कैसा होता है, वेरी डार्क का कलर का होता है। फिर देखो ये, यह केवल फॉरेस्ट में टॉप लेयर्स बनाता है। जो फॉरेस्ट होती है ना उसके अंदर क्या बनाता है, टॉप लेयर बनाता है, जबकि अन्य जगह सोइल प्रोफाइल में टॉप लेयर ए हॉरिजॉन को कहते हैं। यह केवल फॉरेस्ट में क्या बनाता है, टॉप लेयर्स बनाता है, जबकि अन्य जगह जो है सोइल प्रोफाइल में जो टॉप लेयर होते हैं ना, वो किसको कहते हैं, ए हॉरिजॉन को कहते हैं। यह फॉरेस्ट में टॉप लेयर बनाता है, जबकि अन्य जगह सोइल प्रोफाइल में ये टॉप लेयर ए लेयर को कहते हैं। फिर देखो अगर हम बात करें किसकी,
ए हॉरिजॉन की, ए हॉरिजॉन जो होता है ना इसको हम सरफेस हॉरिजॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस हॉरिजॉन या एलुवलाइल हॉरिजॉन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एलुवलाइल हॉरिजॉन भी बोलते हैं। इसे मिनरल जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल जोन भी कहते हैं। यह कल्टीवेशन सॉइल की टॉप मोस्ट सॉइल्स लेयर है। क्या कहते हैं? मिनरल सोइल, मिनरल जोन भी कहते हैं। और ये जो कल्टीवेटेड सॉइल की होती है ना टॉप मोस्ट लेयर होती है, यह मैक्सिमम लीचिंग देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम लीचिंग देखने को मिलती है। इसका रंग हल्का भूरा, लाइट डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट डार्क कलर होता है। इसका रंग हल्का भूरा लाइट डार्क कलर होता है। ए हॉरिजॉन के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, जिसमें ए वन आ जाता है, ए टू आ जाता है और ए थ्री आ जाता है। कितना जाता है? तीन पार्ट होते हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री। अब ए वन हॉरिजॉन की बात करें, यह ह्यूमिक या मिलेनाइज्ड जोन्स कहलाता है। जो ए वन हॉरिजॉन होता है ना वो ह्यूमिक या मिलेनाइज्ड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिक या फिर मिलेनाइज्ड जोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलेनाइज्ड जोन्स कहलाता है। ह्यूमस के अंदर क्या होता है? ह्यूमस जो होता है डार्क ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क ब्लैक कलर का होता है। ए वन हॉरिजॉन को ह्यूमिक या मिलेनाइज्ड जोन्स कहते हैं। फिर देखो ए टू की अगर बात करें, यह कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। वॉशिंग आउट इस जोन ऑफ लीचिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। वॉशिंग आउट इसे जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। फिर देखिए ह्यूमस प्लस मिनरल्स जो होता है ना इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ए टू जो है उसके अंदर क्या होता है? हमारा ह्यूमस है। और जो और ह्यूमस और जो मिनरल्स है जो प्रेजेंट होते हैं। सॉइल का कलर जो है ना वो क्या होता है? लाइट कलर का होता है। सॉइल का कलर कैसा होता है? लाइट कलर का होता है। फिर देखो ए थ्री की अगर बात करें, किसकी? ए थ्री की बात करें, इंटरमीडिएट जोन बिटवीन होता है ए और बी हॉरिजॉन के। ये क्या होता है? ए और जो बी हॉरिजॉन है ना उसके बीच का जो इंटरमीडिएट जोन होता है उसको ए थ्री हॉरिजॉन कहते हैं। फिर देखो बी हॉरिजॉन, इसकी मोटाई थिकनेस 1 मीटर होती है। कितनी होती है? जो मोटाई जो है थिकनेस जो है 1 मीटर तक होती है। इसमें क्या क्या होता है? एफ पी होता है, एम वन होता है, ए एल होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब सरफेस हॉरिजॉन्स होता है। क्या होता है? सब सरफेस हॉरिजॉन होता है। येलो कलर की सॉइल्स होती है, सॉइल कैसी होती है? येलो कलर की सॉइल्स होती है। और इल्यूमिनेशन प्रोसेस वॉशिंग होता है। सॉइल कैसी हो जाती है इसके अंदर? येलो कलर की हो जाती है। और इल्यूमिनेशन प्रोसेस वॉशिंग इन प्रोसेस होती है। डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का जमाव हो जाता है। डिपोजिशन होता है किसका? डिपोजिशन ऑफ मिनरल, जो खनिजों का क्या होता है? जमाव होता है, जैसे कि अक्यूमुलेशन। और बी पार्ट में भी तीन तीन पार्ट होते हैं। बी हॉरिजॉन को भी तीन पार्ट होते हैं। तो ये येलो कलर की होती है। इसके अंदर इल्यूमिनेशन प्रोसेस वॉशिंग होती है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स हो जाता है। ये देखिए इसके तीन पार्ट हो जाते हैं बी हॉरिजॉन के। बी वन जो होता है ना लाइट डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट डार्क कलर का होता है बी वन जो है। और जो बी टू है वो लाइट कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट कलर का होता है। बी टू जो है वो कैसा होता है? लाइट कलर का होता है। और जो बी थ्री जो होता है ना वो कैसा होता है? बी वन कैसा होता है? लाइट डार्क कलर का होता है, जबकि बी जो है वो लाइट कलर का होता है। और जो सी थ्री वाला होता है ना वो कैसा होता है? इंटरमीडिएट जोन होता है किसके बीच में? बी और सी के बीच में। जो थ्री थ्री जो होता है ना बी थ्री, वो किसके किसके बीच में होता है? जो इंटरमीडिएट जोन है किसके किसके बीच में? बी और सी के बीच में। फिर देखो मिनरल फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिनरल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? लीचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लीचिंग कहलाती है। नोट की अगर बात करें, इल्यूमिनेशन जो होता है ना ए टू लेयर पर सर्वाधिक होता है। इल्यूमिनेशन जो है वो कहाँ पे होता है? जो ए टू लेयर होती है ना वहां पे सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है इल्यूमिनेशन लेयर? जो इल्यूमिनेशन जो है वो कहाँ पे होता है? जो ए टू लेयर होती है ना वहां पे सर्वाधिक होता है। यहाँ यहाँ सर लीचिंग सर्वाधिक होती है। जो लीचिंग होती है ना वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इल्यूमिनेशन कहाँ पे होता है? ए टू पे होता है। और लीचिंग भी सबसे ज्यादा होती है। फिर देखो सी हॉरिजॉन, यहाँ यह जोन बी एंड डी बाई आर के मध्य उपस्थित होता है। ये कहाँ पे है? सी ओरिजिन जो बी है और जो डी बाई आर जो है उसके मध्य ये उपस्थित होता है। इससे नमी मॉइस्ट अधिक होती है। इसमें जो मॉइस्ट होती है ना, क्या मॉइस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यह एक प्रकार की पेरेंट मटेरियल है। ये क्या है? एक तरीके की जो पेरेंट मटेरियल है। क्या है? पेरेंट मटेरियल है। इसमें अवसादी चट्टाने वेदर्ड रॉक के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? जो वेदर्ड रॉक है, अवसादी चट्टाने जो है इसमें अवसादी चट्टान वेदर्ड रॉक के जो टुकड़े ना होते हैं, वेदर्ड फ्रंट रॉक इसको कहते हैं। फिर देखो डी बाई आर होरिजन, क्या है? डी बाई आर होरिजन रॉक जोन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक जोन। यहाँ पर अनवेदर्ड रॉक प्रेजेंट होती है। क्या होती है? अनवेदर्ड जो रॉक है ना वो प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? अनवेदर्ड रॉक जो है प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। और कौन प्रेजेंट होता है? जो ग्राउंड वाटर है ना वो प्रेजेंट होता है। कौन होता है?
ग्राउंड वाटर है वो पॉजिटिव, देखो डी बाई आर जो हॉरिजॉन है उसको रॉक जोन भी कहते हैं। यहाँ पर अनवेदर्ड रॉक प्रेजेंट होती है, कौन सी जो अनवेदर्ड रॉक है वो प्रेजेंट होती है, और जो ग्राउंड वाटर है वो प्रेजेंट होता है, कौन होता है ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जो है ना, अगर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक की अगर बात करें, कम्प्लीटली वेदर्ड रॉक होती है, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक या फिर कम्प्लीटली वेदर्ड रॉक होती है। फिर देखिए अगर हम बात करें ह्यूमस से मिनरल से लीचिंग का निर्माण होता है, देखो अगर हम बात करें जैसे कि ये ओ हॉरिजॉन है, ओ हॉरिजॉन के अंदर क्या क्या है, ओवन है, जैसे कि ए, ओ हॉरिजॉन में जो चीजें जाती है वो ओवन और O2, ठीक है। ओवन जो होता है ना, जिसे डबल जीरो के देश के अंदर क्या जाता है, लीटर हो जाता है, और रो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, रो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और जो O2 जो होता है ना, जो एच जीरो होता है जिसे डफ बोलते हैं, पार्शली डिकम्पोजर्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्या होता है डफ के अंदर पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। फिर देखो एवन की अगर बात करें, ब्लैक डार्क ह्यूमन सोइल होती है, क्या होती है ब्लैक कलर की डार्क ह्यूमिक सोइल्स होती है, एवन जो है क्या ब्लैक कलर की डार्क ह्यूमिक सोइल्स है ना। ये सब आ गए हमारे और टॉप सॉइल्स कहलाती है, जो ओ और ए है ना वो क्या मन मिलकर दोनों को क्या कहते हैं, हम टॉप सॉइल्स कहते हैं। फिर देखो अब बात करते हैं हमारी ए हॉरिजॉन के अंदर, ए जो हॉरिजॉन के अंदर हमारी क्या 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 जाती है, A1 A2 A3। A1 को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हॉरिजॉन बोलते हैं, इसकी फुल कहोगे एल्वियोलाइल जोन या सरफेस जोन, क्या है एल्वियोलाइल जोन या सरफेस जोन। देखो इसके अंदर A1 क्या है, ब्लैक डार्क कलर की होती है, जो A2 है मैक्सिमम इल्यूएशन लीचिंग जो है सर्वाधिक होता है। A2 के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो है इल्यूएशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, इसका निर्माण होता है, जो मिनरल्स है उनका निर्माण होता है इसके पास में, है ना। A2 और A3 जो है उसके अंदर क्या होता है, इल्यूमेशन होता है, लिफ्टिंग सर्वाधिक होती है। फिर देखें बात करते जाता है हमारा A3, A3 हम देख लिया। फिर बीज को बोलते हैं, बीज होती है ना हॉरिजॉन, हॉरिजॉन सब सरफेस लेयर होती है, जो हॉरिजॉन की होती है ना सब सरफेस लेयर होती है, इसके अंदर कौन आ जाता है, B1 आ जाता है, B2 आ जाता है, B3 आ जाता है, कौन आता है B1 B2 B3। एल्वियोलाइल जोन जो है एलिवेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर, B1 B2 जो है एल्वियोलाइल जोन, क्या है एल्वियोलाइल जोन, जिसके अंदर एलिवेशन की प्रोसेस होती है, क्या होती है एलिवेशन की प्रोसेस होती है। डिकम्पोजिशन होता है मिनरल्स का, क्या होता है डिकम्पोजिशन, एल्वियोलाइल जोन है। और इल्यूमिनेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स हो गया, जैसे कि क्या आ गया इसके अंदर डिकम्पोजिशन मिनरल, डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एमन है, आयरन के डिकम्पोजिशन, बी के को क्या बोलते हैं हम, B1 और B2 को क्या बोलते हैं, B1 B2 को क्या बोलेंगे इल्यूमिनल जोन, जहाँ पे इल्यूशन प्रोसेस होगी, जैसे कि डिकम्पोजिशन है मिनरल्स का, जहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम है, एमन है, आयरन के कंपोजिशन हो गए। फिर देखो सी जो है इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक है, ये क्या है सी जो है इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक है, क्या है इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक है ना। सी जो है सी को सी हॉरिजॉन फिर आ जाती है, और इनकम्प्लीटली वेदर्ड हो गया। जो डी है वो क्या है कम्प्लीटली वेदर्ड हो गया, क्या है डी क्या है कम्प्लीटली वेदर्ड हो गया। फिर देखो ये है मतलब सॉइल प्रोफाइल का बता रहा है। फिर देखो हम टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात आ जाती है रेजिडुअल सॉइल्स, कैसी रेजिडुअल सॉइल्स, अपशिष्ट मृदा जिसको बोलते हैं। यह सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये नहीं जाती है। इसमें वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक भी होता है, इसमें क्या होता है वेदरिंग होता है, और जो डिकम्पोजिशन है रॉक्स का वो भी होता है। फिर देखो ट्रांसपोर्टर सॉइल्स, कौन सी जाती है ट्रांसपोर्टर सॉइल, ये सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। देखो जो रेजिडुअल सॉइल्स है ना उसके अंदर वेदरिंग और डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर सॉइल है सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। सॉइल का फॉर्मेशन दूसरे स्थान पर होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होएगा, दूसरे स्थान पर होएगा, ठीक है। सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, दूसरे स्थान पर होएगा। फिर देखिए इसे एल्यूवियल सोइल क्लाउडल सोइल्स कहलाती है। इसमें एल्यूवियल सोइल जो है कोलुवियल सोइल्स कहलाती है। देखो कोलुवियल सोइल्स क्या होती है, यह ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसफर होती है। कोलुवियल सोइल जो है वो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसफर होती है, और एलुवियल सोइल जो है यह जल के द्वारा ट्रांसफर होती है। एलुवियल जो है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, जल के द्वारा ट्रांसफर होती है। हाईली फर्टाइल सोइल्स होती है, क्या होती है एक तरीके की हाईली फर्टाइल सोइल है। देखिए ग्लेशियल सोइल की अगर बात करें, इसका ट्रांसपोर्ट आइस के द्वारा होता है। जो ग्लेशियल सोइल है इसका ट्रांसपोर्ट आइस से के के द्वारा होता है। जो ट्रांसपोर्ट सोइल है वो किससे बनेगी, ग्लेशियल सोइल जो आइस के द्वारा बनेगी। और इलियन सोइल जो है विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी, किसके द्वारा
विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो ग्लेशियर जो है वो बर्फ से होगी, और जो इलियल सोइल है वो किसके द्वारा होगी, विंड के द्वारा होगी। फिर देखो पोडोसोल्स की अगर बात करें, अनफर्टाइल सोइल से, ये पोडोसोल्स है वो क्या है, एक तरीके की अनफर्टाइल सोइल है। यह है अनफर्टाइल सोइल है। पोडोसोइल्स क्या है, अनफर्टाइल सोइल है जिसके अंदर फर्टिलिटी है नहीं होती। पोडोसोइल्स क्या है, अनफर्टाइल सोइल है जिसमें फर्टिलिटी नहीं होती है। फिर देखो कोनिफर्स फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कोनिफर फॉरेस्ट है ना, कोनिफर फॉरेस्ट, वहां पे ये देखने को मिलती है। कहाँ पे, कोनिफर फॉरेस्ट के अंदर। फिर देखो लिटर की अगर बात करें, लिटर के अंदर क्या जाता है, डफ आ जाता है और ह्यूमस आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं लिटर के अंदर, डफ है, डफ आ जाता है और ह्यूमस आ जाता है। देखो जो लिटर होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिटर किसको कहते हैं, एनिमल और जो प्लांट के जो फ्रेगमेंट हो जाते हैं उसको बोलते हैं। जैसे कि ये फ्रेश नॉन ऑर्गेनिक, फ्रेश नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फ्रेश नॉन ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल होते हैं ना, वो होते हैं। फिर देखो डफ की अगर बात करें, पार्शियली डिकम्पोज डी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं डफ, पार्शियली डिकम्पोज और डी ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है, पार्शियली डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डफ क्या है, पार्शियली डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। देखो ह्यूमस की अगर बात करें, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। ह्यूमस है क्या है, कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है। ह्यूमस जो है कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है। जैसे कि अगर इसके अंदर क्या जाती है, डार्क फाइन, फाइन डिवाइडेड आ जाती है, डार्क फाइन डिवाइडेड एमोर्फोस आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, एमोर्फोस आ जाते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है। कौन आ जाता है, डार्क फाइन, फाइन डिवाइडेड एमोर्फस ऑर्गेनिक मटेरियल्स आ जाते हैं। और ये जो लीडर होता है ना, वो अनकम्पोज अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। फिर देखो ह्यूमस की अगर बात करें, हम किसकी ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस जो है ना, एक तो होता है मोर ह्यूमस, एक होता है मल ह्यूमस। ह्यूमस का दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मोर और ह्यूमस, एक होता है म्यूल ह्यूमस। एक तो होता है मोर ह्यूमस, एक होता है मल ह्यूमस। इसकी जो मोर ह्यूमस जो रहता है ना, इसकी पीएच कितनी रहती है, 3.8 से 4 रहती है। 3.8 से 4 रहती है। डिकम्पोजर की संख्या कम होती है इसके अंदर। जो डिकम्पोजर्स है जैसे कि बैक्टीरिया है और जो फंजाई है, वो इनकी संख्या कम होती है, जिससे की वजह से करता है जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होता है। फिर देखो मल ह्यूमस की अगर बात करें, किसकी, मल ह्यूमस की अगर बात करें, इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 5.5 से 6.5 होती है। कितनी होती है, 5.5 से 6.5 होती है। डिकम्पोजर की संख्या ना अधिक होती है। डिकम्पोजर जो है उनकी संख्या अधिक होती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है। कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई। फास्ट डिकम्पोजिशन वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है, फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, वेल डिकम्पोज, फास्ट डिकम्पोजिशन होना, वेल कंपोज ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, वेल कंपोज जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पाए जाते हैं। फिर देखो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन है, कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में उनका क्या होता है, हम फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, या ह्यूमिफिकेशन कर देते हैं, या मिनरलाइजेशन करते हैं। कौन है, कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनका हम फ्रेगमेंटेशन कर दिया, डिकम्पोजिशन कर दिया, या फिर हमने ह्यूमिफिकेशन कर दिया, या मिनरलाइजेशन कर दिया, तो क्या होता है, इससे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। देखो जो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हमने क्या करा, फ्रेगमेंटेशन करा, डिकम्पोजिशन करा, या ह्यूमिफिकेशन कर दे, या मिनरलाइजेशन करते हैं, तो क्या बन जाएगा, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो बन जाएंगे, है ना। फिर देखिए जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन जो है ना, वो किस क्या करती है, लीचिंग करती है। लीचिंग जो है वो क्या, उससे क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। लीचिंग से क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म से क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। कैटाबोलिज्म से क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन से क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन हो गया, है ना। और जो डिकम्पोजिशन है वो किसको इनिबिट करता है, फ्रेगमेंटेशन को इनिबिट करता है। लीचिंग बात करें हम, सबसे पहले क्या जाता है लीचिंग, जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट सॉइल्स, जल के अंदर घुलनशील न्यूट्रिएंट सॉइल जो है, जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट सॉइल्स को लीचिंग कहते हैं। सॉइल वाटर कैपेसिटी वाटर यूज प्लांट, सॉइल वाटर जो तो होता है कैपिलरी वाटर होता है। देखो लीचिंग जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं सॉइल के जो जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट्स। फिर देखो सोइल वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर यूज बाय प्लांट सॉइल्स। क्या होता है, सोइल वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर होता है, जो किसके कौन यूज करता है, प्लांट यूज किया जाता है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। फिर देखो हॉरिजॉन में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सॉइल वाटर क्या होता है, इसके अंदर कैपिलरी वाटर होता है जो प्लांट यूज करते हैं, और ना ये मतलब
जो क्या है हमारा जो होरिजोन में जाकर के मतलब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम सॉइल की बात करें और साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें, जो कलेज होता है ना, इसका जो साइज होता है ना कितना था, लेस देन 0.002 मीटर होता है। जो सिल्ट होता है, सिल्ट का कितना होता है, 0.002 से लेके 0.002 होता है। फिर देखो फाइन सैंड की अगर बात करें, किसकी, फाइन सैंड की, तो ये कितनी होती है, 0.02 से 0.2 होता है। फाइन सैंड होती है 0.02। फाइन सैंड जो है 0.02 से 0.02 से 0.02 होता है। फिर देखो जो कोर्स सॉइल्स है, कोर्स सॉइल्स जो है पॉइंट 0.02 से कितना होता है, तो 0.2 मीटर। फिर जो कोर्स सॉइल्स होती है ना, 0.2 से कितनी होती है, 2 होती है। कोर्स सॉइल कितनी होती है, 0.2 से 2 होती है। फिर देखो ग्रेवल, ग्रेवल गिल्ट की अगर बात करें, इसकी ग्रेवल गिल्ट क्या है, ग्रेवल गिल्ट, ग्रेवल गिल्ट वो कितनी है, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक 25। कोर्स ग्रेविल जो होता है ना, वो कोर्स जो ग्रेविल है वो कितना होता है, मोर देन 5 होता है। कोर्स ग्रेविल कितना होता है, 5 से ज्यादा होता है। तो देखो सैंडी सॉइल की अगर बात करें, 85% सैंड आ जाती है, 15% क्ले या चीट आ जाते हैं। सैंडी सॉइल के अंदर क्या जाते हैं, 85% तो हमारी सैंड होती है और 15% क्या होते हैं, क्ले या चीट होते हैं। लोमी सॉइल के अंदर बात करें, 10% सेम सैंड आ जाती है, 30% क्ले या सिल्ट आ जाते हैं। 30 70 30 का चलता है, क्या चलता है, 70 30 का चलता है। सिल्ट सॉइल की अगर बात करें, 90 और 10 का चलता है, जिसके अंदर 90% क्या होता है, सिल्ट होता है, 10% क्या होता है, सैंड होता है। फिर देखो लोम सॉइल की अगर बात करें, लोम सॉइल जो होती है एक तरीके की बेस्ट सॉइल होती है। लोम सॉइल इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। लोम सॉइल जो होती है बेस्ट सॉइल होती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाई एरिएशन होता है इसके पास में, क्या होता है, हाई एरिएशन ज्यादा होता है, O2 ज्यादा निकलता है। हाई रूट पेनिट्रेशन होता है, और क्या होता है, हाई रूट पेनिट्रेशन होता है। यदि सोइल में वाटर की कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। क्या होती है, सोइल में हम वाटर की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है ना, तो जो सोइल की सैलिनिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, सोइल में यदि सोइल में वाटर की कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो सोइल की सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो लोम सॉइल्स होते हैं ना, बेस्ट सॉइल होते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और एरिएशन ज्यादा होता है, और जो रूट पेनिट्रेशन करने की क्षमता होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा आती है। फिर देखो क्लेसिफ्यूज प्लांट की अगर बात करें, किसकी, क्लेसिफ्यूज प्लांट की, सोइल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, मतलब सोइल में किसकी मात्रा कम हो जाए, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। पीएच जो होती है ना, कितनी होती है, 3.8 से 4 होती है। पीएच कितनी होती है, 3.8 से 4 होती है। क्लेसिफ्यूज प्लांट कहते हैं। पीएच कितनी होती है, 3.8 से 4 होती है। और ये प्लांट जो होते हैं ना, मतलब कितने, क्या कहते हैं, क्लेसिफ्यूज प्लांट कहलाते हैं। क्या कहते हैं, क्लेसिफ्यूज प्लांट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो है रोडोडेंड्रॉन से, डुमेक्स है। एग्जाम्पल क्या है, रोडोडेंड्रॉन है और डुमेक्स है। फिर देखो कलकैरियस सॉइल आ जाती है, कौन सी जाती है, कलकैरियस सॉइल। ऐसे सॉइल जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो, कलकैरियस सॉइल्स कहलाती है। मतलब क्या होती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कलकैरियस सॉइल्स कहते हैं। सॉइल पीएच के द्वारा सॉइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट की मात्रा का निर्धारण करता है। मतलब जो सॉइल के अंदर पीएच के द्वारा सॉइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट की मात्रा का निर्धारण होता है। सॉइल में क्या होता है, पीएच होता है, सॉइल की पीएच से हम क्या करते हैं, उसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उसका पता कर सकते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। जो इकोसिस्टम वर्ड आता है ना, वो है ना एंजियोटेंसिलियन दिया था। किसने दिया था, एंजियोटेंसिलियन ने दिया था वर्ड जो है। और इसका जो फादर है ना, वो कौन है, इपियोडम है। कौन है, इपियोडम है। और ओडम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, प्रकृति की संरचना और कार्यों को ही इकोसिस्टम कहते हैं। प्रकृति की संरचना क्या है, उसका कार्य क्या, उसी को क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर क्या है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है नेचर का, हम क्या पता कर ले, उसका काम पता कर ले और उसकी संरचना का पता कर ले। फिर देखो कार्ल मोनियस ने बायो बायोसिनोस बायोसिनोसिस कार्ल मोनियस बायोसिनोसिस कार्ल मोनियस किस रिलेटेड है, बायोसिनोसिस से। थाइमेन जो है बायोसिस्टम, थाइमेन जो है सिस्टम। फिर मिश्रा जो है इकोसिस्टम, मिश्रा जो है इकोसिस्टम। मिश्रा क्या है, इकोसिस्टम। क्या है, थाइमेन बायोसिस्टम। इसकी वजह से क्या बनेगी, थाराबाइका सिस्टम। क्या बनेगी, थाराबाइका सिस्टम। और बायोकोनोसिस, कार्लमोनियस कौन है, बायोकोनोसिस, बायोकिनोसिस, बायोसिनोसिस। फिर देखिए इकोसिस्टम, इसमें अबायोटिक और बायोटिक
के मध्य इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अबायोटिक फैक्टर है और बायोटिक फैक्टर है, उनके मध्य इंटरेक्शन होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है। इकोसिस्टम जो है मतलब परमानेंट हो सकता है या फिर टेम्परेरी भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें, एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर आप बात करें तो कौन सा है? एक तो है नेचुरल इकोसिस्टम, एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखो नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर आ जाता है, एक तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक आ जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या कहता है? नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल में कौन कहाँ कहाँ है? एक तो हमको पानी में देखने को मिले और एक लैंड के ऊपर देखने को मिले, यानी कि जो पानी वाला है एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है लेंटिक यानी कि स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। क्या हो जाता है? लेंटिक, या जिसको हम स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं, या स्टैग्नेंट वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट वाटर, जैसे कि लेक आ जाए और पोर्ट आ जाए, जैसे कि क्या है? लेक है और पोर्ट आ जाए। देखो जो एक्वेटिक वाला है, एक तो है लेंटिक, एक है लोटिक। लेंटिक वाला जो है स्टैंडिंग वाटर इको सिस्टम होता है, और स्टैग्नेंट वाटर सिस्टम जैसे कि लेक पोन्ड। और जो लोटिक वाला इको सिस्टम है वो मतलब जो रनिंग, जो लोटिक वाला है रनिंग यानी कि रिवर जो बहता रहे। लोटिक क्या होता है? बहता रहता है, रहने वाला है। फिर देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कौन आ जाती है? फॉरेस्ट आ जाती है, ट्री आ जाती है, डेजर्ट आती है, ग्रास लैंड आ जाती है। क्या आ जाता है? हमारे फॉरेस्ट आ जाएंगे, फॉरेस्ट में ट्री आ जाएंगे, फॉरेस्ट ट्री, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, जहाँ पे ट्री इकोसिस्टम है वो आ जाएगा, और जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वो आ जाएगा, और कौन आ जाए? हमारा ग्रास लैंड इकोसिस्टम में वो आ जाए। कौन आ जाए? फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाए, और ट्री इकोसिस्टम आ जाए, डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाए, और ग्रास लैंड इकोसिस्टम आ जाए, ये सारे आ जाते हैं। फिर देखें हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें, एक तो होता है मेगा इकोसिस्टम। कौन सा है? मेगा इकोसिस्टम। ये ओशियन में देखने को मिलता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। मेगा इकोसिस्टम में वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओशियन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये क्या है? सबसे बड़ा एक मतलब इकोसिस्टम है। कहाँ पे? ओशियन के अंदर। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। मैक्रो जो है, मैक्रो कहाँ पे देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट के अंदर। मैक्रो मैक्रो कहाँ पे? फॉरेस्ट के अंदर। माइक्रो जो है, माइक्रो कहाँ पे देखने को मिलेगा? माइक्रो पॉन्ड के अंदर देखने को मिलेगा। माइक्रो कहाँ पे? पॉन्ड के अंदर। नैनो जो है, नैनो कहाँ देखने को मिल जाएगा? जो एक पानी की बूंद है उसके अंदर। माइक्रो कहाँ पे है? पौधे के अंदर। माइक कहाँ पे लेके जाना है? पौधे के अंदर लेके जाना है। और मैक्रो, मैक्रो मैक्रो जो है बर्गर, वो फॉरेस्ट के अंदर लेके जाना है। माइक कहाँ पे लेके जाना है? पौधे में। मेगा जो है ओशियन के अंदर है, वो मेगा कहाँ पे रहती है? ओशियन में रहती है ना। ये मेगा सबसे बड़ा होती है। फिर देखो इकोसिस्टम की अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक तो हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट, एक हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा हो जाता है? एक तो हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट, एक हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट। जो एबायोटिक होता है ना, वो टोपोग्राफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, सोइल क्लाइमेटिक फैक्टर। जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो क्या करता है? जैसे कि टोपोग्राफिक फैक्टर हो गया, है ना, और इडेफिक टोपोग्राफिक फैक्टर्स बनाता है। जैसे कि इडेफिक फैक्टर जो कि सोइल से रिलेटेड है, क्लाइमेटिक यानी कि जो एनवायरमेंट में है, जैसे कि टेम्परेचर है, फायर है, लाइट है, विंड है, और रेनफॉल है। क्या जाएगा? हमारा टेम्परेचर भी आ गया, फायर भी आ गया, लाइट भी आ गया, विंड भी आ गई, और रेनफॉल भी आ गई। ठीक है। फिर आता है बायोटिक। बायोटिक के अंदर दो आ जाते हैं, एक तो हो जाता है प्रोड्यूसर्स। कौन है प्रोड्यूसर? जिसके अंदर ऑटोट्रॉफ आ जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोड्यूसर आ जाते हैं, देखो जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके अंदर कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन है? ऑटोट्रॉफ, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फिर देखो कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको हम ऑटोट्रॉफ करते हैं। कौन है? कंज्यूमर्स, जिनको ऑटोट्रॉफ। ठीक है। ये दो प्रकार के हैं, मेगा और मैक्रो, है ना। मेगा मैक्रो, मैक्रो, है ना। मैक्रो नूडल्स वहाँ पे फॉरेस्ट में जाके खाएंगे। देखो जो मेगा या मैक्रो, उसके अंदर कौन आ जाता है? कंज्यूमर्स आ जाता है, प्राइमरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, टर्सरी आ जाता है, और टॉप आ जाता है। मेगा या मैक्रो के अंदर कौन आ जाता है? कंज्यूमर्स आते हैं। कौन से? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और टर्सरी है। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और टॉप कंज्यूमर्स। और माइक्रो की अगर बात करें हम, माइक्रो की, तो माइक्रो के अंदर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है। माइक्रो की अगर बात करें तो उसमें दो है, एक तो बैक्टीरिया है, एक फंजाई है। माइक्रो के अंदर, माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर कौन है? डिकम्पोजर्स के अंदर एक तो बैक्टीरिया है और एक फंजाई है। माइक्रो के अंदर कौन है? एक तो बैक्टीरिया है, एक फंजाई है। माइक्रो में कौन? बैक्टीरिया, फंजाई आ जाएंगे, डिकम्पोजर से दोनों के दोनों ही। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन है? उसमें जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कन्वर्टर्स आ जाते हैं, और कौन आ जाता है? ट्रांसड्यूसर्स आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन आ जाता है? ट्रांसड्यूसर्स है, कन्वर्टर्स है ना। बायोटिक के अंदर ए अगर बात करें हम, प्रोड्यूसर्स है जिसको हम
जिसको हम कन्वर्टर्स भी बोलते रहे हैं, उत्पादक, या इन्हीं को हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। देखो, कन्वर्टर्स है, ट्रांसड्यूसर है, प्रोडक्टर है, ये याद रखना। किसी है प्रोड्यूसर्स के पास में, सी का मतलब है कन्वर्टर्स, टी का मतलब है क्या है, टीसी है ना। मतलब सी का मतलब है कन्वर्टर्स और टी का मतलब है ट्रांसड्यूसर। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब आ जाते हैं। कौन है? ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब है। देखो, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि कौन है? H2O है, और CO2। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है? जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कौन है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट? जैसे कि CO2 है, H2O है। तो देखो, सोलर एनर्जी 1% से भाग कम होती है। सोलर एनर्जी जो है 1% से कम भाग के अंदर होती है। क्या होती है? सोलर एनर्जी 1% से कम भाग के अंदर ऑर्डर होती है, जिसके अंदर क्या जाता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। देखो, सोलर एनर्जी जो है 1% से कम भाग के अंदर होती है, जिसके अंदर कौन आते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस, जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसमें CO2 और H2O, ये सोलर एनर्जी 1% से कम भाग में क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, जहाँ से कि उसकी वजह से क्या होगी? लाइट रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, LC। कौन सी है? लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी? LC। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल के अंदर। तो देखो, ऑर्गेनिक के अंदर कौन सा जाता है? हमारे ग्लूकोज आ जाता है। एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है मुख्य स्रोत? क्या है? सूर्य। ऊर्जा इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के द्वारा प्रवेश करती है। ऊर्जा जो है इकोसिस्टम में किसके द्वारा जाती है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा जाती है। ऊर्जा इकोसिस्टम में किससे जाती है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा जाती है। जैसे कि ये है हमारी सोलर एनर्जी, है ना, ये है प्रोड्यूसर। जैसे कि 10% किसके पास में गया? हर्बीवोर के पास में गया। 10% किसके पास में गया? कार्निवोर के पास में गया। देखो, प्रोड्यूसर ने क्या है? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से क्या वो किसने यूज किया? प्रोड्यूसर ने। फिर इसका 10% कहाँ पे जाएगा? हर्बीवोर का। हर्बीवोर का 10% कहाँ पे जाएगा? कार्निवोर का। अब हर्बीवोर से मतलब 10% ओमनिवोर को, ओमनिवोर भी जा सकता है, कार्निवोर से भी जा सकता है। 10% है, ठीक है। फिर देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी का 1% से कम भाग योग करता है। जो सोलर एनर्जी है उसके 1% से कम भाग को यूज करता है, उड़ता है। फिर देखो, कंज्यूमर्स की अगर बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मैक्रो, एक होता है मेगा। कंज्यूमर्स कितने हो गए? एक तो हो गया मैक्रो, एक हो गया मेगा कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर बात करें, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो क्या है? फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स है। ये सदैव शाकाहारी हर्बीवोर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर सदैव शाकाहारी हर्बीवोर होते हैं। उन्हें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर बात करें, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होते हैं, और सदैव क्या होते हैं? ये हर्बी सदैव जो है शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर होते हैं। और सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी इनको कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाकाहारी जीव, इंसेक्ट है। जो सर्वाधिक शाकाहारी जीव है ना, वो कौन सा है विश्व के अंदर? वो है मतलब हर्बीवोर, वो है इंसेक्ट। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स मैक्रो, मैक्रो है। मेगा कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट आ जाता है मैक्रो। मेगा जो है उसमें फर्स्ट कौन आ जाता है? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाता है। प्राइमरी के अंदर कौन आ जाता है? फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होते हैं ये। और ये कौन आ जाते हैं? हमारे हर्बीवोर होते हैं। मैक्रो, मेगा, मैक्रो है प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना। तो उसके अंदर जैसे कि ये मैक्रो, मेगा, इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स है। जिस हमेशा वो दीक्षाकारी जीव इंसेक्ट होते हैं, इनकी पॉपुलेशन को प्रीडेटर्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इनकी पॉपुलेशन, इनको प्रीडेटर्स और पक्षी के द्वारा से, इनकी पॉपुलेशन को प्रीडेटर्स के द्वारा, मतलब प्रीडेटर से वो कंट्रोल करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। प्रीडेटर्स कैसे होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको खाते हैं। ये प्रीडेटर्स कार्निवोर होते हैं। प्रीडेटर्स जो है वो क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं। इस बायोडायवर्सिटी को प्लांट लेवल, प्रोड्यूसर्स लेवल पर मेंटेन किया जा सकता है। इस बायोडायवर्सिटी को जो कहते हैं प्लांट लेवल है या फिर क्या है, मतलब प्रोड्यूसर्स लेवल है। क्या है? प्लांट लेवल है या प्रोड्यूसर लेवल है, उसके ऊपर मेंटेन किया जा सकता है। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स पोजीशन फिक्स होती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? पोजीशन प्राइमरी कंज्यूमर्स की फिक्स होती है। एग्जांपल आ जाता है जैसे कि काऊ आ गया, डोमेस्टिक कैटल आ गया। कौन आ गया? काऊ आ गया, डोमेस्टिक कैटल है, माउस है, रेबिट है, डियर है। कौन कौन आ जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर की पोजीशन क्या होती है? फिक्स आ जाती है। क्या क्या जाता है इसके अंदर? जैसे कि काऊ है, डोमेस्टिक कैटल है, माउस है, रेबिट है, डियर है, ये सब आ जाते हैं। कौन कौन? काऊ है, डोमेस्टिक कैटल है, माउस है, रेबिट, डियर सब आ जाते हैं। फिर ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो ये कंज्यूमर्स लेवल जो है सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो इसमें कौन आता है? हमारे कंज्यूमर्स लेवल आ जाता है। कौन आता है? कंज्यूमर्स। ये मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? हमारे कंज्यूमर्स लेवल 2 आ जाता है। कौन आ जाता है? कंप्यूटर कंज्यूमर्स लेवल 2 आ जाता है ना। फिर देखिए, बात करें इनकी, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स या हार्बिवोर को खाते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं ना, उनको खाते हैं। ये कार्निवोर होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं।
इन्हें प्रीडेटर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स होती है। पोजीशन जो होती है ना, इनकी फिक्स होती है। ये हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। किस पे मेंटेन करते हैं? जो हर लेवल है उस पर बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करने में काम करते हैं। ऑल प्रीडेटर आर कार्निवोर बट ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर बट ऑल कार्निवोर आर नॉट प्रीडेटर्स। देखो ऑल प्रीडेटर्स क्या है? कार्निवर है, पर ऑल कार्निवर आर नॉट प्रीडेटर्स। देखो इसमें रिएक्टिव बनानी पड़ेगी पीसी। ऑल ऑल पीसी कार्नि ऑल प्रीडेटर कार्निवर बट ऑल कार्निवल नॉट प्रीडेटर। ठीक है, फिर बाद के अंदर हम बात करें एनिमल क्या है। एनिमल जो होते हैं ना लिविंग कंडीशन में खाते हैं। ये एनिमल जो होते हैं ना लिविंग कंडीशन में खाते हैं प्रीडेटर्स। लिविंग कंडीशन में खाते हैं। देखो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। एनिमल जो होता है ना लिविंग कंडीशन में भी खा सकते हैं और डेड ऑर्गेनिक में भी खा सकते हैं। जैसे कि डेड में अगर बात करें हैं, लिविंग में खाएंगे तो हो जाते हैं प्रीडेटर्स, जिंदा को ही खा जाएंगे। और डेड में खाते हैं तो आ जाते हैं स्कैवेंजर्स आ जाते हैं। कौन सा आ जाते हैं? स्कैवेंजर्स आ जाते हैं, डेड को खाते हैं। जैसे कि हमारे कौन सा जाती है स्कैवेंजर्स में? कौन होता है? काव हो जाती है, वल्चर आ जाती है, फ्रॉक्स आ जाती है। स्कैवेंजर में कौन है? काव है, वल्चर है और फ्रॉक्स है। फिर देखिए हम बात करते हैं टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर्स या ओमनिवोर। कौन आ जाता है? टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर आते हैं जैसे टर्सरी कंज्यूमर या ओमनिवोर बोलते हैं। कौन है टॉप कंज्यूमर? जिसको टर्सरी कंज्यूमर्स या ओमनिवोर बोलते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, जबकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना, उनकी पोजीशन कार्निवोर जितनी है उनकी पोजीशन फिक्स होती है। ओमनिवोर की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ये प्रोड्यूसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी फूड के रूप में यूज रख सकते हैं। जैसे कि ये प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी फूड के रूप में खा सकते हैं। मतलब क्या ये प्राइमरी को भी खा लेंगे, सेकेंडरी को भी खा लेंगे, है ना। और इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि मैन आ जाता है, लोयन आ जाता है, पिकॉक आ जाते हैं, ईगल आ जाती है, बियर आ जाती है, हॉक आ जाता है। कौन है? मैन है, लोयन है ना। मैन है, लोयन है, पिकॉक है। और कौन आ जाती है? ईगल आ जाती है, बियर आ जाती है, ईगल आ जाती है, बियर आ जाती है, हॉक बाज आ जाता है। फिर देखो प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, प्रोड्यूसर जो होता है ना, एक तो होता है प्राइमरी। प्राइमरी हो जाता है। और प्रोड्यूसर से मतलब कौन जाते हैं? मतलब प्रोड्यूसर से कौन फीड करेगा? जो हमारे प्राइमरी या कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या आरबीओ भी बोलते हैं। फिर देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन आ जाते हैं? कार्निवोर आ जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर कौन आ जाता है? कार्निवोर हो जाता है ना। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है जिसको प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हम हर्बीवोर भी बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर भी ही बोलते हैं, है ना। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, इन तीनों को मिला करके मतलब हम ओमनिवोर, इन तीनों को ऊपर फीड कौन कर सकता है? मतलब ओमनिवोर फीड कर सकता है। फिर देखो फोर आ जाता है डीकम्पोजर्स। कौन आ जाता है? डीकम्पोजर्स, ओमनिवोर ह्यूमन। सेप्रोफाइट्स, ऑस्मोट्रॉफ या माइक्रो कंज्यूमर्स हो जाते हैं। क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ है, ऑस्मोट्रॉफ है, और क्या हो जाते हैं हमारे एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एस ओ एम आ जाता है, सोम बन जाता है। सेप्रोटो ऑस्मोट्रॉफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं। जो मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना, सड़ा गला, उसे अपना भोजन लेंगे। इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन या रिड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ट्रांसफॉर्मेशन है या रिड्यूसर्स है, जो भी कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं बैक्टीरिया है और क्या जाती है? फंजाई आ जाती है। इन्हें ट्रांसफॉर्मर या रिड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स और रिड्यूसर्स भी कहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या जाता है? हमारे एनिमल और प्लांट दोनों हो जाते हैं। किस जाते हैं? एनिमल भी आ जाता है, प्लांट भी जाते हैं। अब डिकम्पोजिशन की अगर बात करें हम, किसकी? डिकम्पोजर है वो क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं, है ना। डिकम्पोजर जो कि क्या करते हैं? जो ये प्लांट को इसको यूज दे देते हैं। देखो प्रोड्यूसर्स क्या है? मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक सेकेंड, फिर आप देखिए हम इसमें पढ़ते हैं ये। देखो जो प्रोड्यूसर्स जो रहेंगे ना, प्रोड्यूसर्स जो है हर्बीवोर। प्रोड्यूसर्स जो है जिसके अंदर हमारे कौन हो जाते हैं? हर्बीवोर हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद हो जाते हैं हमारे कार्निवोर। कौन आता है? हर्बीवोर के बाद में कौन हो जाता है? कार्निवोर। कार्निवोर को हम क्या कहते हैं? एच पे एच पे H जो हर्बीवोर है हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। कार्निवोर क्या है? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना। और इन तीनों पर मिला करके हम बात करें तो हमारा क्या हो जाता है? ओमनिवोर इन तीनों को ऊपर ही फीड कर सकता है। अब देखो जो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर डेथ हो जाती है ना, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की डेथ जब हो जाती है, कार्निवोर की डेथ हो जाए या हमारी ओमनिवोर की डेथ हो जाए, है ना, और प्राइमरी की इन सब की डेथ हो जाती है ना, तो इनको क्या करता है? जो डिकम्पोजिस इनको पर फीड करता है ना। भाई डिकम्पोजिस फीड होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों के ऊपर, और प्रोड्यूसर जो है तो फिर आ जाता है हमारा इनको पर फीड करने के लिए डिकम्पोजिस। ये डिकम्पोज ये इनऑर्गेनिक मटेरियल बात है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल को वापस कौन यूज कर लेता है? हमारा प्रोड्यूसर यूज कर लेता है।
ठीक है। डिकम्पोजेस अबायोटिक फैक्टर को बायोटिक फैक्टर के साथ जोड़ते हैं। डिकम्पोजेस जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे अबायोटिक फैक्टर है ना उसको किसके साथ जोड़ देते हैं, बायोटिक के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। ये इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं, क्या करते हैं, इकोसिस्टम जो है उसको बैलेंस रखने का काम करते हैं। डिकम्पोजेस अगर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इकोसिस्टम क्या रहेगा, हमारा स्टेबल रहेगा। देखो डिकम्पोजर्स जो है अगर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इकोसिस्टम क्या रहेगा, हमारा स्टेबल रहेगा। डिकम्पोजर्स ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो इकोसिस्टम ज्यादा, और ये बैलेंस रहेगा। फिर देखो डिकम्पोजर्स अगर कम हो गए, है ना, डिकम्पोजर्स कम हो गए तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। देखो डिकम्पोजर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करते हैं, जिससे इकोसिस्टम जो है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है ना। और डिकम्पोजर्स कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। डिकम्पोजर्स कम, प्रोडक्टिविटी कम, और जो एनवायरमेंट जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। फिर देखें डिकम्पोजेशन की क्रिया टेम्परेचर में निर्भर करती है। डिकम्पोजिशन की क्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। ट्रॉपिकल रीजन में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ट्रॉपिकल लेवल में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोल्ड रीजन में अगर टेम्परेचर कम है, कोल्ड रीजन में क्या है, मतलब टेम्परेचर कम हो तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर कम है तो डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप दर्शाता है कौन, डिकम्पोजर्स जो है। सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी जो है वो किसकी होती है, कोरल लीफ की होती है। किसकी होती है, कोरल लीफ की होती है सबसे ज्यादा। सेकंड लेवल पे जो है मतलब किसकी होती है प्रोडक्टिविटी, कौन प्रोड्यूस करता है, वो है ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। कौन है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, जो कि ये दोनों ही ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि ये दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिक ट्रॉपिक जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे पाए जाते हैं। इस रीजन में डिकम्पोजर डेटाइटिवल पाथ वे इंपॉर्टेंट होता है। इस रीजन में क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स है या फिर जो डेटाइटल पाथ है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है इस रीजन में, डिकम्पोजर्स डेटाइटल पाथ वे है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। डिकम्पोजर से बात करें तो कितने प्रकार के हो जाते हैं, डिकम्पोजर जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डिकम्पोजर, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सेप्रोफिटस, सेप्रोफेगस जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। कौन होता है डिकम्पोजर्स, कितने प्रकार के हो जाते हैं, चार प्रकार के हो जाता है। सेप्रोफिगस जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। एक हो जाता है हमारे केप्रोफिकस, एनिमल के उत्सर्जी पदार्थ को खाते हैं। केप्रोफिकस जो होता है जो एनिमल को, और एनिमल के एक्सक्रीटरी पदार्थ को खाते हैं। क्या होता है मैक्रोफिगस, मैक्रोफिगस जो डेड ऑर्गेनिक को खाएंगे। फिर जो जियोफिगस ये अर्थ सरफेस पर उपस्थित कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है। देखो जो सेप्रो है, सेप्रो जो है वो तो डोम को ही खाएगा, है ना। फिर केप जो है, केप को क्या चाहिए, एनिमल की पोटी चाहिए, केप को एनिमल का एक्सक्रीशन चाहिए। केप को क्या चाहिए, केप एनिमल का एक्सक्रीशन चाहिए केप के अंदर। मेक को चाहिए, मेक को चाहिए मरे हुए एनिमल्स। मेक जो है, मेक नाम का जो इंसान है वो उसको एनिमल खाता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जियो जो है अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको खाने का काम करेगा ये। फिर देखो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें, जैसे कि सन से क्या जाती है, हमारी सोलर एनर्जी आती है। फ्लो जो होता है ना, क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लो कैसा रहता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है। ठीक है। फिर प्रोडक्शन होता है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोडक्शन होता है टी1, फिर जाता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास में, फिर जाता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास में। प्रोडक्शन होगा तो किसके पास में, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास में। प्राइमरी से जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास में, सेकेंडरी से जाएगा हमारा टॉप कंज्यूमर्स के पास में। देखो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर से जाएंगे हमारे, कि प्रोड्यूसर को हम टी1 कहते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उसको हम टी2 कहते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है यानी कि कार्निवोर जो है उसको हम टी3 करें। टॉप कंज्यूमर्स जो है ओमनिवोर जो है उनको टी4 करते हैं। टी1 जो होते हैं ना फर्स्ट लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं। टी2 जो होते हैं ना हमारे सेकेंड लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। टी थ्री जो है वो कौन सा आता है हमारा, सेकेंडरी। टी3 जो है, फिर देखो टी2 जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आता है ना। सेकंड ट्रॉफी लेवल जिसके अंदर हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। टी3 जो है हमारे कार्निवोर होते हैं, जो कि हमारे ट्रॉफिक लेवल 2 पे आ जाते हैं, है ना। टर्सरी टर्सरी आ जाते हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल 2 आ जाते हैं। जो टॉप कंज्यूमर जो होता है ना वो आ जाते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल 3 पे आते हैं। कौन सा ट्रॉफिक लेवल 3 के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन हो जाते हैं, ओमनिवोर्स हो जाते हैं। देखो फूड चेन और फूड वेब आता है, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड
एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड को क्या बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। फिर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं, फिर एनर्जी फ्लो के बारे में देखते हैं, फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर हमारी कार्बन साइकिल आ जाती है, नाइट्रोजन साइकिल आ जाती है, फॉस्फोरस साइकिल आ जाती है, सब आ जाती है ना। तो फर्स्ट अगर बात करें फूड चेन हो जाते हैं या फूड फूड वगैरह, जो फूड या एनर्जी का स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पर लेवल पर होता है ना। एक ट्रॉपिक लेवल से दूर देखो जो फूड है और जो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ट्रॉपिक लेवल से कहाँ पे हो, दूसरा ट्रॉपिक लेवल पर होता है ना। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होता है, तो उसे मैं हाँ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने पर जो मतलब ऊर्जा की जो मात्रा होती है ना वो कम हो जाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाएगा तो ऊर्जा की मात्रा कम होती चला जाती है, ये एनर्जी लेवल। फिर देखें हम, जैसे कि हम बात जैसे कि जो प्रोड्यूसर है उसने 100% बनाया है ना, अब 100% के अंदर ये क्या कर देगा, 10 जो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको बेच देगा, है ना। और बाकी 90% अपने डेस्टिनेशन में यूज कर लेगा। अब जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो है पीसी जो है वो मतलब 100% बनाएगा, है ना। अब 100% का जो 10% जो है उसका 1% क्या करेगा, एससी को दे देगा, है ना। एससी को दे देगा जो कि कहाँ पे है, हमारे T3 पे है। T3 पे ऐसे कहाँ पे हमारा T3 पे, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ पे है, T3 के ऊपर। फिर देखो आर ये क्या करेगा, 0.1 भेजेगा, 0 पॉइंट आगे भेजेगा, 0.1 भेजेगा। टीसी जो है टर्सरी कंज्यूमर जो है ट्रॉफिक लेवल थर्ड के ऊपर, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ के ऊपर हो जाता है। टर्सरी कंज्यूमर जो है ट्रॉफिक लेवल कौन में फोर्थ के ऊपर है। टीसी क्या है, T4 के ऊपर है। आर बराबर क्या है, रेस्पिरेशन। लॉ ऑफ एनर्जी का अगर बात करें तो किसने बताया था, लिंडमान ने बताया था। 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है T1 के पास होगी, फिर T2 के पास होगी, फिर T3 के पास होगी, फिर T4 के पास होगी, है ना। तो ये जाता है हमारे प्रोड्यूसर्स, ये जाता है हमारे पीसी, T2, T3 एससी, और ये हो जाता है T3 एससी, हो जाता है टीसी, T4 कौन है, टीसी। तो देखो डिकम्पोजर्स का कोई ट्रैफिक लेवल नहीं होता है, जो डिकम्पोजर्स है उनका कोई भी ट्रैफिक लेवल जो है वो नहीं होता है। तो डिकम्पोजर्स का क्या है, कोई भी ट्रैफिक लेवल नहीं होता है। फिर देखो टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर बात करें, किसकी, फूड चेन की अगर बात करें तो 3 प्रकार की होती है। डिकम्पोजर्स का कोई ट्रैफिक लेवल नहीं होता है, याद रखना, डिकम्पोजर्स का कोई ट्रैफिक लेवल नहीं है। देखो जो ग्रेजिंग चेन फूड चेन जो है प्रीडेटर्स फूड रेस्पिरेशन में काम आती है, ग्रेजिंग फूड चेन है। और जो प्रीडेटर प्रीडेटर है फूड चेन, फिर आती है पैरासिटिक फूड चेन, कौन सी जाती है, पैरासिटिक तो फूड जाना जाती है। थर्ड आती है डेटाइटस या सेप्रोफिटिक फूड चेन। फर्स्ट आती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, कौन सी, ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं। और सेकंड कौन सी जाती है हमारी, पैरासिटिक फूड चेन आ जाती है, कौन सी जाती है, पैरासिटिक फूड चेन आ जाती है। थर्ड आती है हमारी डेटाइटस फूड चेन, कौन सी जाती है, डेटाइटस फूड चेन, या जिसको हम सेप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं। फिर देखो सबसे पहले ये ट्रिक क्या बनेगी, जीपीडी, डेटाटस, पैरासिटिक डी डेटाटस, पैरासिटिक डेटाटाइप। ग्रेजिंग फूड चेन की अगर बात करें जिसे हम प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं, कौन सी, ग्रेजिंग या प्रीडेटेड फूड चेन। इस प्रकार की फूड चेन नेचर में सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रेजिंग जो है वो बहुत, और नेचर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, नेचर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। फूड चेन स्मॉल ऑर्गेनिज्म से प्रारंभ होकर लार्ज ऑर्गेनिज्म तक जाती है, मतलब किससे स्टार्ट होगी, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगी और कहाँ पे जाएगी, लार्ज ऑर्गेनिज्म पे हो जाती है। कहाँ से, स्मॉल से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगी, लार्ज ऑर्गेनिज्म तो जाएगी। अर्थात ट्रॉफिक लेवल का साइज बढ़ते हुए क्रम में होता है। जो ट्रॉफिक लेवल है वो कैसे होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। ट्रॉफिक लेवल कैसे होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो देखो जैसे कि प्रोड्यूसर्स, जैसे कि T1 है, T1 पे कौन है, प्रोड्यूसर्स है। T2 पे कौन है, हमारा पीसी है। और T2 पे कौन हमारा है, एससी है। T2 पे कौन है, और सॉरी T2 के पास क्या है, पीसी है। और T3 के पास में क्या है, एससी है, एससी कैटेगरी के लोग हैं। T3 के पास में कौन से, एससी कैटेगरी के लोग हैं। और जो T4 है, T4 के पास में का कौन है, टीसी है। T4 के पास में क्या है, टीसी है। T4 के पास में क्या है, टीसी है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। तो T2 के पास में क्या है, टीसी है। T1 के पास में क्या है, टी है। T2 के पास में क्या है, टीसी है। T3 के पास में कौन है, एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। और जो T4 जो है ना, T4 के पास में क्या होते हैं, T4 जो है टीसी काटने का काम करता है। देखो ग्रास लैंड इकोसिस्टम की अगर बात करें, जैसे कि ग्रास को कौन खाता है, रेबिट, रेबिट, स्नेक, स्नेक को कौन खा जाता है, पिकॉक। कौन है, ग्रास, रेबिट, स्नेक और प्रीडेटर। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें, पॉन्ड के अंदर स्टार्ट होता है, कहाँ पे होता है, पॉन्ड के अंदर। इसके अंदर जो 3 चीजें देखने को मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन, T1, जूप्लैंक्टन T1, T2 कौन है हमारा, फिशी। T2 के पास में क्या है, फिशी। और T3 के पास में क्या जाती है, एससी। और टीसी
टीसी क्या हो जाती है T4। टीसी क्या है हमारा T4। टीसी क्या है T4। इसको फाइव टू बिलोंग जू फाइव टू बिलोंग क्या है T1 है। फाइव टू बिलोंग क्या है T1 यानी कि P है। जो बिलोंग क्या है हमारा T2 यानी कि PC है। जो बिलोंग फिर आती है स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस क्या है हमारे SC। SC किस कौन देते हैं हमारे SC जो T3 है। T3 जो है SC का देने का काम SC लोग होते हैं T3 के पास में। फिर आ जाती है स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस जाती है लार्ज। स्मॉल फिशेस पे फिर कौन कर लेती है हमारे लार्ज फिशेस जो कि कौन आ जाती है T4 आ जाती है। कौन आती है T4। T4 के पास में क्या होता है टीसी रहती है। T4 के पास में क्या है टीसी देने का काम करता है। अब ग्रास लैंड की अगर बात करें जैसे कि ग्रास डियर डियर फॉक्स फॉक्स को जाता है लोयन। ग्रास लैंड की अगर बात करें तो डियर कौन आता है GDFL क्या है GDFL। जबकि ग्रास लैंड इको सिस्टम की अगर बात करें तो हमने क्या देखा GRSSP यानी कि GRSP। ग्रास लैंड हो गया रेबिट हो गया स्नेक हो गया पिकॉक हो गया। कौन हो गया ग्रास लैंड रेबिट स्नेक पिकॉक। तो देखो पैरासिटिक फूड चेन की अगर बात करें इस फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का आकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता क्रम मिलता है। पैरासिटिक फूड चेन जो होती है इस फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का आकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है ट्रॉफिक लेवल का आकार जो है वो कैसे होता है डिक्रीजिंग लेवल में होता है। क्या होता है पैरासिटिक में होता है इसमें फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का आकार डिक्रीजिंग होता है। जबकि ग्रास में क्या होता है बढ़ता हुआ रहता है जीपी। देखिए बिग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करेगा स्मॉल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे कि ट्री है। जैसे P1 के अंदर कौन आ जाता है पी के पास में कौन है हमारा T1 है। पी के पास में कौन है हमारा T1 जिसके अंदर पी जाता है। फिर देखो बर्ड आ जाती है। बर्ड आ जाती है पीसी। पीसी के पास में पीसी किसके पास में है T2 के पास में है। पीसी किसके पास में T2 के पास। बर्ड जाती है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है T3। T3 के पास में कौन रहता है हमारे ऐसी कैटेगरी के लोग रहते हैं। फिर देखो हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट के अंदर हमारा जाता है T4। T4 क्या काम करता है टीसी देने का काम करता है। देखो सबसे पहले टी ट्री आ जाते हैं ट्री के पास में बर्ड्स। बर्ड के बाद में पैरासाइट। पैरासाइट के बाद में हाइपर पैरासाइट क्या जाते हैं। ट्री क्या बनेगी TBPH। देखो बैक्टीरिया जाता है बर्ड आ जाता है पैरासाइट आ जाता है और हाइपर पैरासाइट आ जाता है। फिर देखें ग्रेजिंग फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन दोनों डायरेक्टली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है। क्या है जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन है और जो पैरासिटिक फूड चेन है कौन सी ग्रेजिंग है और जो जीपी है यानी कि ग्रेजिंग और पैरासिटिक फूड चेन जो है वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है। जिसमें डिपेंड करती है सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर देखो डेटाटस फूड चेन की अगर हम बात करें किसकी डेटाटस या सेप्रोफिटिक फूड चेन की बात करें किसकी डेटाटस है या फिर हमारी सेप्रोफिटिक फूड चेन है। यह खास श्रृंखला डेढ़ ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट हो जाएगी जो डेढ़ स्टार्ट हो जाती है जीपी पढ़ लिया हमने जीपीडी। डेटाटस सेप्रोफिटिक फूड चेन जो कि किससे स्टार्ट होती है डेढ़ ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। जैसे कि डेढ़ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है जैसे कि प्रोड्यूसर्स है ना। अब डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन आएगा हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब फंगस फंजाई आ जाएगी। ठीक है बैक्टीरिया आ गई फंजाई आ गई है ना। फिर इनको कौन खा जाता है हमारे निमोटोड्स और फिर मोलस्का जो कि क्या है एससी है। जो कि क्या है एससी है। और स्मॉल फिशेज आ जाती है ना। स्मॉल फिशेज जो कि क्या है टीसी आ जाती है। लार्ज फिश आ जाती है जो कि क्या है टीसी है। लार्ज फिशेज क्या है टीसी है। फिर देखो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन खाता है जो हमारे डिकम्पोजर से यानी कि बैक्टीरिया फंगस ये क्या है पीसी है ना। फिर बाद में पीसी फिर बाद में आता है निमेटोड फिर कौन आ जाता है निमेटोड आ जाता है। फिर आ जाता है मोलस्किस आ जाता है जो कि एफसी आ जाते हैं। फिर स्मॉल फिशेस देखो सबसे पहले बैक्टीरिया फिर निमेटोड फिर स्मॉल फिशेस फिर लार्ज फिशेस निमेटोड फिर आ जाती है मोलस्क आ जाते हैं। इस फूड चेन में सोलर एनर्जी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रयुक्त नहीं होती है। सोलर एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। इसमें जो ना मतलब फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रयुक्त नहीं होती है। सोलर एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। इस फूड चेन में सोलर एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। सोलर जो है मतलब इनडायरेक्टली यूज होती है। फिर देखो मेन ग्रुप्स फॉरेस्ट कौन सा जाते हैं मेन ग्रुप्स फॉरेस्ट डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि डेड लीफ ऑफ मेन ग्रुप्स प्रोड्यूसर है। क्या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे डेड डेड लीफ हो गई किसकी मेन ग्रुप हो गई जैसे कि प्रोड्यूसर। ये क्या बनाएगी अर्थ होम जैसे कि हमारे कौन आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स है। कौन है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या करेंगे स्मॉल फिशेस जैसे कि एससी है ना। एस इसके ऊपर फीड कर लेगा स्मॉल अर्थ वॉर्म के ऊपर स्मॉल फिशेस अर्थ वॉर्म आ जाएगी है ना। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थ वॉर्म के ऊपर स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज तो ये आ जाएगी हमारी पीसी। ये तो हमारी हो जाएगी पीसी। पीसी के बाद में आ जाएगी एससी। एससी के बाद में कौन हो जाएगी टीसी। ये कौन है
E1 अर्थवर्म, जैसे कि डोंट गेट द ऑर्गेनिक मटेरियल लीव्स आउट ऑफ यूज ऑफ प्रोड्यूसर्स, अर्थवर्म आ जाती है। अर्थवर्म के बाद में स्मॉल फिशेज, स्मॉल से आ जाती है लार्ज फिशेज, जैसे क्या है टिस्सी। फिर देखो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन खाता है सबसे पहले, अर्थवर्म और स्मॉल फिशेज और लार्ज फिशेज, इन सब की डेथ हो जाती है तो कौन हो जाता है, डिकम्पोजर्स जो है वो खाने लग जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब ना न्यूट्रिएंट। फिर ये क्या करते हैं, सब न्यूट्रिएंट बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक साइकिल जो कोलैप्स हो जाता है, वापस इकोसिस्टम में डाला जाता है। ये फूड चेन इनडायरेक्टली डाइट पर डिपेंड कर देती है, मतलब डायरेक्टली डाइट पर डिपेंड नहीं करती है, कैसी करती है, इनडायरेक्टली करती है। कौन सी, जो मेन गुरु है वो इनडायरेक्टली डाइट पर डिपेंड करती है, मेन गुरु जो है। इस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर का परिमाप चेंज बड़ा होता है। इस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर का जो रेंज है ना, इस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर का जो रेंज है वो बड़ा होता है, क्योंकि अधिक संख्या में डिकम्पोजर्स भाग लेते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर का माप जो है, परिमाप जो है, रेंज जो बढ़ाता है, क्योंकि अधिक संख्या में क्या रहते हैं, डिकम्पोजर्स क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और डिकम्पोजिशन की रेट स्लो होती है, लेकिन जो डिकम्पोजिशन है उसकी रेट क्या होती है, स्लो होती है। इस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर का परिमाप रेंज बड़ा होता है। एनर्जी ट्रांसफर का जो रेंज है वो परिमाप में बड़ा होता है, इस क्योंकि इसमें ना अधिक संख्या में डिकम्पोजर्स जो भाग लेते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत स्लो होती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का मुख्य साधन ग्रेजिंग फूड चेन होती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसमें फूड चेन, एक्वाटिक फूड चेन में एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किससे होता है, ग्रेजिंग फूड चेन से हो रहा है ना, ग्रेजिंग फूड चेन से होता है। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में डेट्राटस फूड चेन से एनर्जी को तो होता है। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमको एनर्जी देखनी है तो जो मतलब ग्रेजिंग की तुलना में किससे ज्यादा होगी, जी से, डेट्राटस फूड चेन से ज्यादा होती है, एनर्जी का फ्लो ज्यादा होती है। फिर सुंदरवन में टाइगर क्रेप एंड फिश को खाता है, जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन, ठीक है, कौन सा सुंदरवन, उसमें क्या है, हमारा टाइगर है, टाइगर वो काय खाता है, क्रेब और फिशेस को खाता है, किसको, क्रेब और फिशेस को खाता है। फिर देखिए फूड वेब की अगर बात करें हम, फूड वेब जितना जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा ना, जितना जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। फूड वेब जितना जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। नंबर ऑफ फूड चेन अगर ज्यादा होगी तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो फूड चेन जितने ज्यादा जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। तो जो जिन जितना कॉम्प्लेक्स होगा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। जैसे कि नंबर ऑफ फूड चेन अगर जाता है तो इकोसिस्टम क्या है, ये स्टेबल रहता है। नंबर ऑफ फूड चेन कम है तो फूड वेव तो जाती है, सिंपल होती है, और जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नंबर ऑफ फूड चेन क्या है, कम, तो जो फूड चेन क्या होती है, फूड वेव क्या होती है, सिंपल हो जाती है। इकोसिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनेक फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होकर फूड वेव का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सी फूड चेन जो होती है ना, वो आपस में जब कनेक्ट हो जाती है ना तो क्या बनती है, फूड वेब बनती है। फूड चेन, बहुत सी फूड चेन क्या होती है, फूड वेब कहलाती है। गोडवाना लैंड फूड चेन की, गोडवाना लैंड है फूड चेन की संख्या कम होती है, फूड वेब सिंपल होती है। गोडवाना लैंड में जो देखे हम तो क्या थी, फूड चेन की संख्या कम होती है, जो सिंपल फूड वेब होती है। ह्यूमन देखे, इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, थर्ड जेजेट ह्यूमन, फिर क्या आ जाते हैं इसमें, ह्यूमन आ जाते हैं। इकोलॉजिकल क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाता है। गोडवाना लैंड में क्या होता है, फिर क्या होता है, थर्ड जेजेट का निर्माण होता है। फिर देखो ग्रासेस की अगर बात करें, ट्री की अगर बात करें, ग्रास जो है ट्री की अगर बात करें तो उसको मॉस खा लेता है, डियर खा लेता है, रेबिट खा लेता है, टोड खा लेता है, ग्रास होपर्स खा लेते हैं। फिर ये एक दूसरे को दिखाते हैं, जैसे कि ये इसको खा लेगा, फॉक्स टोड बियर बर्ड को भी खा सकता है, और जो डियर है वो फॉक्स को भी खा सकता है ना, और रेबिट जो है स्नेक को भी खा सकता है, ग्रास होपर फ्रॉग को भी खा सकता है। ये मतलब फ्रॉग जो है ग्रास होपर को खा लेगा, ये हॉक खाती है, सब हॉक आ जाता है। इस तरीके से जो फूड वेब है वो क्या जाती है, फूड वेब बन जाती है, जिसके अंदर मल्टीपल इंट्रैक्शन हो जाते हैं। कि देखो ओशियन फूड में फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है। अगर ओशियन के अंदर अगर बात करें तो फूड वेब बताना कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि फूड चेन जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, तो फूड वेब आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल, स्टेबल होगा, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर देखो हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे।